नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस समय वर्तमान में जो अगर भारतीय राजनीति की अगर बात करें, उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में लगातार ऐसी सरगर्मियां देखी जा रही हैं, जो आने वाले लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए वह अपनी तैयारियों को अंजाम कहीं न कहीं दे रहे हैं। जैसे जैसे विपक्षी दलों ने इंडिया नामक गठबंधन समूह बनाया, जिसमें तमाम विपक्षी दल जो हैं, वो एक जगह एकत्रित हो रहे हैं और अपनी भविष्य की रणनीतियों को अंजाम दे रहे हैं। वहीं बीजेपी ने भी अपने एनडीए को नए स्वरूप देने के लिए नए सहयोगी तलाश लिए हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश जो राज्य है, उसकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है भारतीय राजनीति को लेकर। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ये और साथ में राष्ट्रीय लोकदल, ये ऐसे दल हैं जो बीजेपी के खिलाफ लगातार ताल ठोक रहे हैं। हालांकि बीएसपी की राजनीति को लेकर, उसकी रणनीति को लेकर तमाम तरह की शंकाएं भारतीय राजनीति के अंदर व्याप्त है। ऐसे में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस का गठबंधन दिखाई देता है, जो इंडिया गठबंधन में एक साथ तीनों दल एकत्रित हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की बात करें, तो कई बार चर्चाओं में आता है कि अखिलेश यादव के मन में कांग्रेस के प्रति मतलब क्या उनकी फीलिंग है, क्या अनकंफर्टेबल है कांग्रेस को लेकर, वह कांग्रेस को कितनी भूमिका उत्तर प्रदेश के अंदर चाहते हैं, वो क्या देखना चाहते हैं कांग्रेस को लेकर। और क्योंकि अगर देखें, बागेश्वर का उपचुनाव होता है, उसमें समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट उतार देती है, जिससे कांग्रेस वहां पे हार जाती है। और ऐसी मध्य प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव है, उसमें समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारने की बात की है। तो हालांकि सभी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश में कोई ज्यादा बड़ा जनाधार नहीं है। लेकिन अगर वह कांग्रेस के साथ गठबंधन वहां पे बात करते हैं, 2-4 सीट लेते हैं, दोनों पार्टियां बात करती हैं। इसके अलावा अगर वह गठबंधन नहीं बनता उनका, वो अपने उम्मीदवार उतारते हैं, तो इसमें तय है कि कांग्रेस की वोट वो शेयर कहीं ना कहीं 2-2, 4-4 हजार हर विधानसभा सीट पर ले सकते हैं, जो कि कांग्रेस को राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे इस बातों को लेकर तमाम तरह की शंकाएं और आशंकाएं समाजवादी पार्टी की भूमिका को लेकर भारतीय राजनीति के अंदर है। वैसे ही आम आदमी पार्टी को लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन आज का हमारा फोकस समाजवादी पार्टी की जो राजनीतिक भूमिका है गठबंधन के अंदर, वह किस तरह से अखिलेश यादव तय कर रहे हैं और उनके मन में क्या है, इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पैनल है। वहाँ सुनील शुक्ला जी इलाहाबाद से बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, और आप लगातार उन्हें विभिन्न मंचों पर और समाज इंडिया के मंच पर लगातार सुनते हैं, देखते हैं कि किस तरह से वो राजनीति का बड़ा व्यापक विश्लेषण करते हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही नेहा शुक्ला जी चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगातार राजनीति की जो उठापटक इस समय वर्तमान दौर में चल रही है, उसका बखूबी विश्लेषण करती हैं। उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मुकुल त्रिपाठी जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और अनेक वर्षों का पत्रकारिता का उनका अनुभव है। उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो चर्चा की शुरुआत मैं मुकुल जी से करता हूँ कि लखनऊ में बैठे हैं और लखनऊ की जो सियासत है, इसमें लगातार चर्चाओं के केंद्र में है। जहां बसपा को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं वर्तमान में है। ऐसे में अखिलेश यादव की जो मन स्थिति है कि कांग्रेस के प्रति वह क्या दर्शाती है, वह क्या आप समझते हैं कांग्रेस के प्रति जो उनका दृष्टिकोण है कि मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, बागेश्वर में उन्होंने चुनाव लड़ा, वह क्या संकेत देना चाह रहे हैं कांग्रेस के अंदर, एक प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम सीट वह कांग्रेस को देने पे कहीं जो उनकी रणनीति है उस पर अमल में लाने के लिए सारे प्रयास वे कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? माइक बंद है। जी जी, अखिलेश यादव का इस वक्त सिर्फ वेट एंड वॉच करने का है। बिकॉज ऑफ दैट वो जान रहे हैं कि कांग्रेस की जो टोटल वोट परसेंटेज था वो 2019 में जो था वो 6.35 या 39 के आसपास था, एंड अखिलेश यादव का जो था वो 18 पॉइंट समथिंग था। तो और बहुजन समाज पार्टी का 19.43 पहुंच गया था। तो तीनों में अंतर है। अखिलेश यादव को नुकसान हुआ था उस अलायंस से और कांग्रेस उसमें थी नहीं। तो अखिलेश इस वक्त विन विन पोजीशन में, क्योंकि और कोई यहाँ पे उनके साथ अलायंस में आरएलडी छोड़ दीजिए, आरएलडी का उनका बहुत अच्छा पहले से भी टाई अप है और लड़े थे अभी इलेक्शन, और दोनों एक ही एज ग्रुप के हैं, तो इसलिए दोनों लोग आपस में काफी चीजें टाई अप हो जाता है, ज्यादा विवाद नहीं होता है कुछ सीटों को छोड़ के जो दोनों के लिए एक नाक की लड़ाई होती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेके। तो अखिलेश यादव इस वक्त वेट एंड वॉच की भूमिका में है कि क्या सीटों का बंटवारा जो होगा। अखिलेश ने पहले कह दिया कि मैं अपनी तरफ की सीटें भी देने के लिए तैयार हूं। जब टारगेट उनका है कि किसी तरह बीजेपी के नंबर्स को घटाना, उनको चाहिए। उनका जो एक हर कई मंचों पे बोल चुके हैं कि हमारा मकसद, अगर मुझे अपने पास से भी कुछ सीटें देनी पड़े तो मैं उसके लिए एग्री हूं, लेकिन मेरा टारगेट है कि बीजेपी को केंद्र से हटाना है। तो इसके लिए वो किसी भी हद तक कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं।
लेकिन कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस से उन सीटों पे किया जाए जहां पे वो जीत ही नहीं सकते, ये मैं नहीं समझता कि अखिलेश इस पे रेडी होंगे। और जहां तक कांग्रेस की भी बात है, कांग्रेस यूपी में किन सीटों पे, अभी ये भी तो देखना पड़ेगा कि इन लोगों ने जो पहले डिसाइड किया था, मैं पहले भी बोल चुका था कि जिन सीटों पे सेकंड नंबर पे जो पार्टी रही है, जिन क्षेत्रीय जो आप ऑल ओवर इंडिया देखिए तो जितनी लोकसभा की सीटें हैं उनमें इंडिया अलायंस के जो दल है वो ये देख रहे हैं कि कहां कहां नंबर 2 पे कौन रहा है। तो जो नंबर 2 पे उनके सहयोगी है, जो उनके साथ है, जो उनके अलायंस में है, उन्हीं को वो तवज्जो देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की स्थिति क्या थी। वो नंबर 3 और नंबर 4 पे ही रही है, 3 पे भी कमी रही है, 4 पे ज्यादा रही है, क्योंकि कांग्रेस उस वक्त शामिल शामिल नहीं थी और सपा और बसपा एक थे, तो उस वजह से तीसरे नंबर पे आ सकते हैं। लेकिन तीसरे नंबर पे भी कई जगह अच्छा खासा गैप रहा है, तो वो कुछ मांगने की हैसियत में है नहीं कांग्रेस ही। और जहां तक बहुजन समाज पार्टी का सवाल है, वो अखिलेश यादव इस चीज में मुतमईन है कि मुझे नुकसान हुआ और फायदा बीएसपी को हुआ। जो सीटें बीएसपी की 10 आई है उसमें समाजवादी पार्टी का वोट तो डाइवर्ट होकर चला गया बसपा में, लेकिन बसपा का वोट जो आना चाहिए था वो इनके पास नहीं आया। बसपा ने वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को नहीं दिए, जिसकी वजह से इनका आंकड़ा घटकर 5 हो गया और अब तो खैर 2 सीटें और ही हो गई है। लेकिन इलेक्शन है, इलेक्शन में आगे पता चलेगा कि स्ट्रेटजी जब इन लोगों के अलायंस की बैठक होगी तो सीटों का शेयर कहां करेंगे। अमेठी सुल्तानपुर छोड़ के शायद ही कोई यूपी में दूसरा 1-2 सीटें छोड़ के तो 3-4-5 सीटों से ज्यादा वो नहीं मांगने की हैसियत में। और अखिलेश इस चीज के लिए एकदम कॉन्फिडेंट है कि हाँ हाँ एमपी में और इन सब में आगे बढ़ेंगे, लेकिन यूपी में वो जानते कि कांग्रेस के कहां तक जनाधार है और कहां वो कुछ जीत सकते हैं अगर सपा साथ में आए तो। जी जी, जी, जी। जैसा आपने कहा कि लेकिन बात ये निकल के आती है कि 2009 की बात करें उसमें कांग्रेस ने अच्छी खासी सीट 20-21 सीट पार्लियामेंट की यूपी में जीती थी। हालाँकि 2014-2019 में उन्हें उतनी सफलता नहीं मिली और वोट शेयर लगातार उनका नीचे आया। लेकिन वर्तमान की परिस्थितियों के अनुसार अगर आप बात करें, उसमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस कहीं न कहीं गेन कर रही है राजनीतिक रूप से, जो बीजेपी से जो नाराज वोट है, जो उनसे उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है, उसके उस वर्ग में कांग्रेस ने अपनी पहचान को दोबारा कहीं न कहीं मजबूत किया है। तो ऐसे में जो वर्तमान की अगर परिदृश्य की बात करें उसमें कांग्रेस को जो बढ़त दिखाई देती है राजनीतिक तौर पर, उसमें उत्तर प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस को कुछ गेन कर रही है। नेहा जी, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर भी कुछ मजबूती से अपनी पहचान को दोबारा स्थापित कर रही है, जिससे अखिलेश यादव कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि उन्हें मेरे वोट शेयर में कांग्रेस कहीं न कहीं पार्टिसिपेट कर रही है? बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, और यहाँ पर मौजूद सभी वरिष्ठ पत्रकारों को भी बहुत बहुत नमन। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोच रही है प्रशांत जी, मैं तो शायद सही सही नहीं आपको बता सकूं, क्योंकि सुनील सर है और मुकुल जी हैं जो वहां पर है, वो ज्यादा सही से बता सकते हैं। लेकिन हाँ, जहां तक कांग्रेस की लोकप्रियता की बात है, और खास करके जब से ओबीसी की जो राजनीति में कांग्रेस जिस तरह से आगे बढ़ रही है, राहुल गांधी को ले लीजिए, प्रियंका गांधी को भी मैं लगातार सुन रही हूँ, मल्लिकार्जुन खड़गे को लगातार सुन रही हूँ। तो जब लोकसभा चुनाव की बात आती है प्रशांत जी, तो मुझे लगता है कि सब इससे इत्तेफाक रखेंगे कि जो भारत की आवाम है, ये केंद्र सरकार को चुनने के लिए वोट देती है। और हमेशा हमने देखा है कि असेंबली के जो चुनाव है या फिर लोकसभा के जो चुनाव है, पैटर्न बदल जाता है कि आप किस उम्मीदवार को वोट दें ताकि वो केंद्र की सत्ता पर काबिज हो सके। और यकीनन मुझे लगता है कि कांग्रेस मजबूत होती नजर आ रही है, क्योंकि ओबीसी की बात ले लीजिए, या फिर अब सबसे बड़ा जो प्रमुख मुद्दा है जिसे कांग्रेस की सरकारों ने अलग अलग राज्यों में लागू भी करवाया है, कुछ जगहों पर प्रोसेस में भी है, वो है पुराना ओल्ड पेंशन स्कीम। तो ये चीज भी जो है कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस के फेवर में जाती नजर आ रही है। जहां तक क्षेत्रीय दलों की बात है, अखिलेश यादव हो, मायावती को छोड़ दीजिए, क्योंकि मायावती ने एक ऐसी कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर दी है जो कि उनकी अपनी पार्टी के लोगों को ही नागवार गुजर रहा है। और कहीं ना कहीं जो मायावती के समर्थक हैं, वो बसपा के अस्तित्व को लेकर ही बहुत ज्यादा चिंतित नजर आते हैं। तो अखिलेश यादव बार्गेनिंग की कोशिश करेंगे, और कहीं ना कहीं इसी वजह से वो खामोशी अख्तियार करके बैठे हुए हैं। और सीट शेयरिंग पर जरूर जो है वो आखिरी आखिरी तक कोशिश करेंगे तमाम क्षेत्रीय पार्टियां। अभी कल ही शरद पवार जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है, राहुल गांधी से मुलाकात की, अगली बैठक को लेकर चर्चा की गई है। लेकिन मुझे बहुत ही
अफसोस इस बात को लेकर होता है कि जितने जोर शोर से इंडिया गठबंधन आगे बढ़ना चाहिए था, मुंबई में जो मीटिंग हुई उसके बाद जिन बातों पर सहमति बनी थी, जिस कमेटी की बात हुई थी, वो कमेटी क्या कर रही है, किस तरह से डिस्कशन कर रही है, सनातन धर्म का अगर मुद्दा आया भी तो उस पर जो खुलकर जो है सहमति नहीं बन पाई या फिर रणनीति नहीं बन पाई कि इसका काट कैसे निकाला जाए। एक मध्य प्रदेश में जनसभा की जानी थी, वो भी रद्द हो गई। तो कहीं न कहीं ये अगेंस्ट भी जाता दिखता है। लेकिन ये सब मुद्दे इतने प्रभावी नहीं थे कि जो तमाम इंडिया गठबंधन के घटक दल है, वो मिलकर इसका कोई समाधान नहीं निकाल पाते। सुनील सर हमारे साथ मौजूद है, वो इसको बेहतर एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है प्रशांत जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ी और इसी वजह से जो क्षेत्रीय दल हैं, वो चाहते हैं कि सब कुछ आसानी से दे देना ये भी किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसके भी अपने अस्तित्व की बात है। उसका जो कार्यक्षेत्र है बहुत ही सीमित रहता है। तो वो पूरी की पूरी कोशिश होगी। आपने आम आदमी पार्टी के भी, मैं यहाँ पंजाब का ही एक ज़िक्र करना चाहूँगी कि आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स देखिए कि सिर्फ़ और सिर्फ़ बार्गेनिंग के लिए सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी हो गई है। और यहाँ पर जो कांग्रेस है, वो ये कह रही है कि जो संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है और जो खैरा की गिरफ्तारी हुई है, इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें साक्ष्य तो कुछ है नहीं। जब बिना साक्ष्य के आप, कांग्रेस हालांकि वहां समर्थन दे रही है, निंदा की गई है संजय सिंह की गिरफ्तारी की, लेकिन खुलकर जो है आम आदमी पार्टी का साथ नहीं दे रही है कांग्रेस। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के तमाम जो ये घटक दल हैं, हालांकि आम आदमी पार्टी तो खुद को अब राष्ट्रीय पार्टी कहती है, लेकिन जो उसकी कार्यशैली है वो दिल्ली और पंजाब में आप देख लीजिए किस तरह की है। और अखिलेश यादव भी, मुझे लगता है कि यही वजह है कि ओबीसी की पॉलिटिक्स करने वाले ये जो तमाम राजनेता हैं, अब जब ओबीसी के आंकड़े सामने आ गए हैं और उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज्यादा उथल पुथल इसी वजह से देखने को मिल रही है, तो सबकी राजनीति पर असर पड़ा है। और सब अभी जो मुझे लगता है कि बहुत ही रणनीतिक मंथन में के दौर से गुजर रहे हैं। और आपने अभी एक सज्जन का नाम लिया कि वो नाराज होकर कांग्रेस में शामिल हो गए। तो ये तमाम छोटे-छोटे जो फैक्टर्स हैं, वो कहीं न कहीं कांग्रेस की ही लोकप्रियता की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं तो यहाँ चंडीगढ़ में बैठी हूँ, लेकिन मुझे लगता है सुनील शुक्ला सर और मुकुल जी जो ज़्यादा बेहतर बता पाएँगे कि क्या मेरी जो समझ है, वो सटीक है या फिर मैं थोड़ा सच के आस-पास हूँ? जी, 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 जी। जी, जी, जी। बिल्कुल ठीक कहा जी, कि सुनील जी ज़्यादा जी। विस्तार से बताएँगे। मैं सुनील जी के पास ही आता हूँ। सुनील जी, आपको क्या लगता है कि अगर देखें अखिलेश यादव की जो राजनीति का पैटर्न हम देख रहे हैं, हालाँकि जैसे घोसी का उपचुनाव होता है, उसमें समाजवादी पार्टी जीतती है, खतौली में गठबंधन जीतता है, लोकदल जीतता है। इसी तरह से मैनपुरी में। तो इस अगर हम देखें जो जितने भी बाय इलेक्शन हुए हैं, उसमें गठबंधन जो है, चाहे राष्ट्रीय लोकदल का और समाजवादी पार्टी का रहा हो या इंडिया गठबंधन जब बना उसके बाद घोसी का उपचुनाव होता है, तो उसमें सफलता मिलती है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव कांग्रेस को लेके कंफर्टेबल अपनी को महसूस नहीं करते हैं। ऐसे क्या कारण आप देखते हैं कि अखिलेश यादव के प्रति कांग्रेस के को लेकर तमाम तरह की शंकाएँ उनके मन में हैं? क्या लगता है आपको? धन्यवाद प्रशांत जी। आपको क्यों लग रहा है कि अखिलेश यादव कांग्रेस को लेकर कंफर्टेबल नहीं है? घोसी के उपचुनाव के परिणाम आने के बाद अखिलेश यादव ने क्या कहा? समाजवादी पार्टी जीती है कि कांग्रेस गठबंधन इंडिया गठबंधन जीता है? अभी उन्होंने मध्य प्रदेश में दौरा किया। उन्होंने क्या कहा? समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी क्या इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा? उन्होंने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराना हमारा लक्ष्य है और इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के हम चुनाव हराएंगे। उन्होंने क्या कहा मध्य प्रदेश में कि हम उत्तर प्रदेश में देने के लिए तैयार हैं, हम मांगने के लिए तैयार नहीं है। हम कोई मांग नहीं रखेंगे, हम देने के लिए तैयार हैं। घोसी के उपचुनाव के परिणाम के बाद का उनका बयान और हाल के मध्य प्रदेश में उनके दौरे के दौरान का यह बयान, इन बयानों को सुनने के बाद भी क्या आप कहते हैं कि कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी असुविधाजनक स्थिति में है? हालात बहुत बदले हैं। 2019 के लोकसभा के चुनाव और 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद से पूरे देश में राजनीतिक माहौल बदला है। आज स्थिति यह है कि 2019 के चुनावी आंकड़े या 2022 के चुनावी आंकड़े के आधार पर आप कांग्रेस का मूल्यांकन हम लोगों को नहीं करना चाहिए। अब कोई राजनीतिक दल नहीं कर रहा।
अगर 17 नगर निगमों में उत्तर प्रदेश के 5 नगर निगमों में अगर कांग्रेस पार्टी नियरेस्ट प्रतिद्वंदी होती है बीजेपी की, तो क्या उसके पास जनाधार नहीं है? लोग उसके पक्ष में आए नहीं हैं? अगर 4 या 5 नगर निगमों में कांग्रेस पार्टी इस चुनाव स्थानीय नगर निकाय के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहती है, तो क्या उसके पक्ष में जनमत नहीं बना है? बहुजन समाज पार्टी खिसक के कहां चली गई? 5 नगर निगमों में समाजवादी पार्टी पीछे कहां पहुंच गई? एक बड़ा वर्ग है जो कांग्रेस की तरफ गया है, और आज अगर एनडीए सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ अगर पूरे देश में कोई राजनीतिक माहौल बना है, तो उसके पीछे कांग्रेस के योगदान से आप इनकार नहीं कर सकते। उसके पीछे राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। राहुल गांधी की लगातार सक्रियता के भूमिका से आप इनकार नहीं कर सकते। एक बड़ा वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी को अगर अपना समर्थन नहीं देना चाहता, तो कांग्रेस उसकी पहली पसंद बनती चली जा रही है। वह उस दल को पसंद कर रहे हैं जो दल बीजेपी के साथ किसी भी दशा में खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होगा, या बीजेपी से लगातार राजनीतिक संघर्ष में लगा हुआ है। जिस तरह के राजनीतिक संघर्ष कांग्रेस ने लगातार अपनाए हैं बीजेपी सरकार के खिलाफ, क्या आप देश के किसी कोने में, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश में, आप कांग्रेस के अलावा किसी राजनीतिक दल को देखते हैं? जो हमलावर, जिस तरह का आक्रामक विरोध कांग्रेस ने अपना रखा है, उस तरह का आक्रामक का विरोध समाजवादी पार्टी ने भी नहीं अपना रखा। आखिर जो अल्पसंख्यक समुदाय का एक बड़ा वर्ग समाजवादी पार्टी के पक्ष में के खिलाफ खड़ा हो गया, क्यों हो गया? कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ उस तरह से आक्रामक नहीं दिखाई पड़ी जो उससे अपेक्षा की जाती है। जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव में गैर भाजपा मतदाताओं ने बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान किया, उससे उम्मीद की जा रही थी कि जहां कहीं भी सरकार के द्वारा उत्पीड़न की, अब लोगों के अधिकारों के उल्लंघन की, लोगों के साथ भेदभावपूर्ण कार्रवाई की घटनाएं होंगी, तो समाजवादी पार्टी एक आक्रामक तरीके से सामने आएगी। क्या आपको दिखाई पड़ा? किसी को दिखाई पड़ा? समाजवादी पार्टी को लोगों को निराशा हाथ लगी। परिणाम क्या हुआ कि एक बड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश में नहीं, देश के तमाम इलाकों में कांग्रेस के पक्ष में कंसोलिडेट हुए लोग कि कांग्रेस को वोट देना है। अगर मुर्शिदाबाद जिले में, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में लोगों ने टीएमसी के खिलाफ कांग्रेस को चुनाव जिता दिया, तो इसका एक राजनीतिक संदेश है। टीएमसी जब से सत्ता में आई है पश्चिम बंगाल में, कभी भी विधानसभा का कोई चुनाव नहीं हारी है। इस मुर्शिदाबाद के चुनाव को छोड़ करके कोई चुनाव नहीं हारी, क्योंकि लोगों को विश्वास था कि टीएमसी बीजेपी के खिलाफ एक आक्रामक रुख तैयार करेगी। लेकिन टीएमसी के द्वारा कई बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का समर्थन कर देना, आरएसएस के बारे में अच्छी टिप्पणी कर देना, ये लोगों को खटका, लोगों को निराशा हाथ लगी। बावजूद इसके भी मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी सबसे बड़ी राजनीतिक फोर्स है। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी राजनीतिक फोर्स है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। पूरे प्रदेश के हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर तहसील में समाजवादी पार्टी का संगठन है, उनका नेतृत्व है, उनके समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धताएं हैं। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को अलग करके आगे बढ़ने का कोशिश करेगी, तो मुझे लगता है कि उसको निराशा हाथ लगेगी, उसको वो राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा जो एक मजबूत संगठन होने के नाते उसको मिलना चाहिए। पूरे देश के पैमाने पर अगर आप देखेंगे तो आम आदमी भी कोई तीसरा कोण नहीं चाह रहा है। वो चाह रहा है एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ एक पार्टी या एक पार्टियों का संगठन, कोई तीसरा कोण नहीं बनने पा रहा है। अगर कोई संगठन नहीं बन पाता, तब भी आम आदमी चुन ले रहा है अपना भाजपा विरोधी राजनीतिक दल। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कर्नाटक का चुनाव। कर्नाटक के चुनाव में या लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया या कांग्रेस को वोट दिया।
वहां के सबसे बड़ी क्षेत्रीय दल जनता दल यस का हश्र क्या हुआ आपके सामने है। उसके अपने इलाके मैंने ओल्ड मैसूरी का इलाका जिसको कहते हैं आप, माने मैसूर, चित्रदुर्गा, हासन, ये जो तमाम इलाके हैं वहां पे जनता दल एस का जनाधार मत प्रतिशत कम हो गया। यहाँ तक कि देवेगौड़ा साहब के ग्रैंडसन को चुनाव हारना पड़ा। लोग चुन ले रहे हैं। अब कोई तीसरा त्रिकोण नहीं बनने वाला है। बनेगा यही कि या तो बीजेपी के साथ लोग जाएंगे या उस दल समूह के साथ जाएंगे जो बीजेपी के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश की भी स्थिति यही है। अखिलेश यादव जी को भी, समाजवादी पार्टी को भी, बहुजन समाज पार्टी को भी और राष्ट्रीय लोक दल को भी ये पता है कि अगर आप एक साथ नहीं आएंगे तो अकेले अपने बूते पे आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ नहीं सकते। हराना इतना छोड़ दीजिए, आप जितने संसाधन हैं, जिस तरह का संगठन बीजेपी के पास है, जिस तरह की लीडरशिप उनके पास है, जिस तरीके से समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज उनके साथ है, उसमें कोई एक अकेला राजनीतिक दल उनसे लड़ने की स्थिति में नहीं है। लड़ेंगे आप मिल करके ही, और जब आप मिलकर लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती होगी, और वो चुनौती आपको दिखाई पड़ रही है। अगर खतौली का उपचुनाव गठबंधन ने जीता तो एक बड़ा राजनीतिक संदेश इसका यह है कि आप मिलकर लड़ेंगे तो आप जीतेंगे। खतौली में उन 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उस सीट को छीन लिया था राष्ट्रीय लोकदल से। 2022 के भी चुनाव में खतौली में चुनाव जीती भारतीय जनता पार्टी, लेकिन 2022 का ही जब उपचुनाव हुआ तो हार गई, और हारी भी अच्छे खासे मत के अंतर से। ये नहीं कि 200-400 वोट से हार गई हो, अच्छे खासे मत के अंतर से हारी, क्योंकि गठबंधन वहां चुनाव लड़ा। जब राष्ट्रीय लोकदल अकेले चुनाव लड़ रहा था, बीजेपी का अपहरण था। और 2012 के दंगे के बाद, मुजफ्फरनगर के दंगे के बाद जिस तरह का राजनीतिक समीकरण उत्तर प्रदेश से बना था, उसका फायदा लगातार बीजेपी को मिल रहा था। गठबंधन ने उस सामाजिक समीकरणों को फिर एक करने की कोशिश की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल ने पुराने समीकरणों को फिर से बहाल करने की कोशिश की है अपने राजनीतिक कार्यक्रमों की वजह से। किसान संगठनों ने इसमें बड़ी भूमिका अदा की है। जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों को, गोजरों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को अलग अलग कर दिया गया था, वो सब के सब का सामाजिक समीकरण पुनः बहाल हो रहा है, जो चौधरी चरण सिंह ने तैयार किया था। इस स्थितियों में अगर कोई एक राजनीतिक दल ये सोचता हो कि वह अलग अलग रह करके अपनी राजनीतिक ताकत बनाए रख सकेगा, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। हमें को नहीं लग रहा है, ये उन राजनीतिक दलों को भी लग रहा है। और मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव को कांग्रेस से कोई गुरेज होगा, कि कांग्रेस को अलग करके आप कोई भी गैर भाजपा गठबंधन तैयार नहीं कर सकते। तो गैर भाजपा गठबंधन की विश्वसनीयता तभी बनेगी जब उसमें कांग्रेस शामिल होगी। आम आदमी के मन में भाजपा के प्रति किसी गठबंधन के को लेकर के, भाजपा के खिलाफ किसी गठबंधन को लेकर के विश्वसनीयता तभी बनेगी जब उसमें कांग्रेस हो। तो ये कांग्रेस ने ही इस सरकार के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई लड़ रही है मजबूती के साथ, खासतौर से उत्तरी भारत में। तो हालत स्थिति है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच या राष्ट्रीय लोकदल के बीच 2024 के चुनाव को लेकर के किसी तरह का मतभेद होगा, और सीट शेयरिंग को लेकर के कोई आपस में क्लेश हो। समाजवादी पार्टी को भी कांग्रेस के पक्ष में सीटों को छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस आधार पर सीट शेयरिंग थोड़ी होती है कि पिछले चुनाव में कोई जीत गया। कई सालों से वहां की स्थिति क्या रही है, कौन सी ऐसी सीटें हैं जो लगातार समाजवादी पार्टी हारती रही है, कौन सी ऐसी सीटें हैं जो बहुजन समाज पार्टी सीटों को हारती रही है। कई कारण होते हैं इसमें, एक कारण के आधार पर आप निष्कर्ष नहीं निकालते। और बदले हुए राजनीतिक स्थितियों में क्या है, मेरा अपना मानना यह है कि अखिलेश यादव ने भी मध्य प्रदेश में क्या कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर के कोई विवाद नहीं पैदा होगा। पिछले मध्य प्रदेश के विधानसभा में एक सीट है समाजवादी पार्टी की, ठीक है, होनी भी चाहिए। और आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का संगठन वहां मध्य प्रदेश में नहीं है। चंबल रीजन में और विंध्य क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का संगठन है, और एक दौर ऐसा था कि समाजवादी पार्टी के 7 विधायक थे विधानसभा में। तो एक है उनका संगठन, उनके लोग चुनाव लड़ते रहे हैं,
और कोई संगठन अगर आप है और उसके साथ आप मिलकर चुनाव लड़ते हैं, भले एक तो सीट पे जो भी सीटों का लेन देन आपस में हो, तो एक राजनीतिक माहौल बनता है। इसको लेकर के ये नहीं मान लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश में अगर अखिलेश यादव अगर कोई राजनीतिक गतिविधि संचालित करते हैं मध्य प्रदेश में, तो किसके पक्ष में जाएगा? बीजेपी के खिलाफ ही तो जाएगा वो। बीजेपी के खिलाफ ही तो माहौल बनाएंगे, और बीजेपी के खिलाफ अगर जो माहौल आप तैयार करते हैं, तो निश्चित रूप से उसका फायदा उस राजनीतिक गठबंधन को मिलेगा जो बीजेपी से लड़ती हुई दिखाई पड़ेगी। बीजेपी आज की पार्टी नहीं है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जब से चुनाव हो रहा है तब से बीजेपी वहां के राजनीति में मौजूद है, मतलब जनसंघ और बाद में बीजेपी। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बाद में जनसंघ में चुनाव लड़ना शुरू की। मध्य प्रदेश के अस्तित्व के दिनों के समय से भारतीय जनता पार्टी यानी पहले की जनसंघ वहां अस्तित्व में और पहले चुनाव लड़ती चली आ रही है और उसका जनाधार रहा। तो अगर आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहते हैं तो आपको वहां भी एकता दिखानी पड़ेगी। और निश्चित रूप से कांग्रेस बड़ी पार्टी है, वहां सीधे सीधे कांग्रेस और बीजेपी के बीच संघर्ष है, एकदम आपसे दो ही पार्टियों के बीच में संघर्ष है वहां। लेकिन अगर कोई पार्टी है तो उसके बीच में अगर रहने से एक राजनीतिक माहौल बनता है। बहुजन समाज पार्टी ने जरूर मध्य प्रदेश में कहा है कि वह गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगी। 150 से अधिक सीटें बीएसपी लड़ेगी और 50 से अधिक सीटें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लड़ेगी। ठीक है, लकी बात है। कितना उसका फायदा होगा, कितना नुकसान होगा बस बीएसपी को ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन मेरा अपना मानना है कि लोग आज की तारीख में कोई तीसरा त्रिकोण बनने नहीं दे रहे हैं, आम मतदाता बनने नहीं दे रहा। इस तथ्य को स्वीकार करना पड़ेगा और इस तथ्य को राजनीतिक दल भी स्वीकार कर रहे हैं। मेरा अपना मानना यह है कि अखिलेश यादव को भी कांग्रेस को लेकर के उस तरह का दुराग्रह नहीं है जो पहले था। कर्नाटक के चुनाव के बाद से राजनीतिक स्थितियां बहुत बदली, देश के राजनीतिक माहौल में परिवर्तन आया है और इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि राष्ट्रीय पैमाने पर गैर भाजपा राजनीति का केंद्र कांग्रेस के इर्द गिर्द है। कांग्रेस ही केंद्र में है जिसके खिलाफ स्थितियां बनती चली जा रही है। इस स्थिति को अगर शरद पवार ये कहते हैं कि राहुल गांधी आज विपक्ष के सबसे बड़े नेता है, अगर पीडीपी के नेता अगर ये कहती हैं कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, तो आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि स्थितियां क्या होंगी। क्यों से महबूबा मुफ्ती का कल ही बयान आया है। प्रश्न यह है ना कि अगर आपको जो तथ्य जो है उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। मजबूत स्थिति में यह है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने में उसी की अग्रणी भूमिका है। लोगों को, गैर भाजपा लोगों को आकर्षित करने के लिए आपको केंद्र को आपको कांग्रेस को आगे रखना ही होगा। ऐसे में मेरा यह मानना है कि यह निष्कर्ष निकालना कि अखिलेश यादव के मन में कोई किसी तरह की असुविधा है, किसी तरह का संकोच है, यह तर्कसंगत नहीं है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो गठबंधन है वो आपस में जो उनकी जितने भी विपक्षी दल हैं कहीं ना कहीं समन्वय उनका स्थापित हो रहा है। तो मुकुल जी के पास आता हूँ। जैसे मुकुल जी, आपने सुना कि सुनील जी ने बड़ा विस्तार से पूरा विश्लेषण किया पूरे विषय का। अगर हम देखें कि जो एकजुटता है विपक्षी दलों की जिसकी हम बात करते हैं, उस एकजुटता का प्रदर्शन भी अगर हो जाए सही तरह सही समय से, क्योंकि अब आखिरी क्वार्टर है साल का ये, और मतलब 6-7 महीने का समय है लोकसभा चुनाव के अंदर, ऐसे विपक्षी दल अगर एकजुट होकर उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी भूमिका को प्रदर्शित करने लगे, जो जनमानस है उसके पास, जनता के पास वे अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें, तो वो ज्यादा उचित रहेगा विपक्षी दलों की गठबंधन की मतलब भविष्य के लिए जो संभावना उनकी मजबूत होंगी उससे। और ऐसे में हम देखते हैं कि अखिलेश यादव की जो सरगर्मियां है, सक्रियता कहीं ना कहीं राहुल गांधी के मुकाबले बहुत कम है। ऐसे में क्या आप मानते हैं कि सक्रियता बहुत जरूरी है अगर आपस में एक साथ ये तीनों पार्टियां एक साथ अगर मैदान में उतर जाएं? उत्तर प्रदेश की स्थिति में, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो शायद अखिलेश यादव का जनाधार ज्यादा है, उनकी लोकप्रियता उसी वजह से है।
राहुल गांधी का चूंकि आना जाना कम होता है और लोग उनसे उतना ज्यादा इंटरेक्ट कर नहीं पाते जितना अखिलेश यादव लोगों से मिलते हैं। आप आम आदमी भी हो तो जाके अगर आप मिलना चाहें, अप्रोच करना चाहें तो अखिलेश यादव अवेलेबल है, एक्सेस आप उनका कर सकते हैं। अब ये राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो जो सुनील जी ने कहा, मैं उससे बिल्कुल 100% सहमत हूं कि देश में दो ही पार्टियां हैं, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। बाकी आप टीएमसी कहिए, चाहे जो भी चीफ मिनिस्टर हो, वो क्षेत्रीय दल है। उनका आप ये नहीं कह सकते कि वो देश को कोई नेतृत्व दे सकते हैं। ये जनता चाहे साउथ की हो, चाहे आप पूरे देश भर में किसी से आप पूछ लीजिए, तो लड़ाई लोग दो में ही मानते हैं। यही लड़ाई क्षेत्रीय जब क्षेत्र में चली जाती है तो शायद वो अलग हो जाती है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार बिल्कुल नगण्य आ गया, 6% कोई मायने नहीं रखता। एक दो सीट अगर ले भी लेते हैं तो उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। अखिलेश यादव की सबसे बड़ी कमी जो है वो सड़क पे ना उतरना है। जितने मुद्दे, क्योंकि अब 6 महीने का चुनाव 7 महीने का बचा है, ऐसे में पूरी पार्टी को विभिन्न मुद्दों पे सरकार को घेरने के लिए फ्रंट फुट पे आके, भले मीडिया कवर ना करे, सड़क पे तो दिखना चाहिए। ये सड़क पे भी अभी नहीं आ रहे हैं। बैठकों से इलेक्शन नहीं जीते जाते, रणनीति बन सकती है लेकिन इलेक्शन आपको जनता के बीच में जाके ही लड़ना पड़ेगा। आपको 120 125 सीटें जो आई थी वो आपके अलायंस की आई थी। तब शिवपाल साथ में थे नहीं, आज शिवपाल भी साथ है तो उनको यूज करिए। आप आज से आपको एक नई स्ट्रेटजी बना के आप एमपी में करिए जो करना है आपको, जहां करना है, लेकिन यूपी में जिन जिन सीटों पे आप जानते हैं कि जहां आपकी मौजूदगी, आपके जो प्रत्याशी हैं, जैसे लोग फाइनल कर रहे हैं, आप भी कुछ चीजें फाइनल करने की कोशिश करिए। होता है, बाद में नहीं होता। अलायंस में आपको दिया जाएगा तवज्जो इसलिए कि आपसे बड़ी पार्टी कोई नहीं है। यूपी में अखिलेश यादव की ही चलेगी, इस बात से शायद सुनील जी भी सहमत होंगे। और अखिलेश ने यहां तक कह दिया है कि हम सब कुछ अपना देने के लिए भी तैयार हैं, हमें लेना कुछ नहीं है। मैं मांगूंगा नहीं कि मुझे ये सीट दे दो, आप मुझसे कहिए कि आपको ये चाहिए। अब कोई आदमी कहता है कि मुझे इटावा की सीट दीजिए, तो ये तर्क संगत रहेगा भी नहीं, ना कोई मांगेगा। ऐसी कोई डिमांड गठबंधन के अंदर से नहीं आने वाली। तो कुल मिला के चीजें यहाँ पे इतनी जटिल नहीं है जिसको ये कहा जाए कि इसका कोई हल नहीं है। यहाँ सारे हल हैं, लेकिन अखिलेश नंबर 1 पे है यूपी में। लेकिन नेशनल अगर आप सिनेरियो में देखिए तो सिवाय बीजेपी और कांग्रेस के इस देश का नेतृत्व कोई नहीं कर सकता। ये पब्लिक भी जानती है, चाहे पक्ष में हो, चाहे वो 62-63% जो विरोध में रहे हो बीजेपी के, चाहे वो 37% जिन्होंने बीजेपी का साथ दिया था, जिन्होंने वोट दिया था, वो हो। तो दो ही पार्टियां हैं जो देश का नेतृत्व कर सकती है, और इन्हीं दोनों में से अगर कुछ इधर उधर होता है कि इंडिया गठबंधन की विजय होती है, तो फिर नेतृत्व 99% कांग्रेस का ही कोई करेगा, वो कोई भी हो सकता है। बाकी जैसे सुनील जी ने कहा कि चीजें काफी हद तक उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया, अब उसमें मेरे कहने लायक कुछ बचता नहीं, क्योंकि वो भी लखनऊ से उतना ही जुड़े हैं भले इलाहाबाद में, लेकिन वो शायद जितना ज्यादा उनका यहाँ पे संपर्क है और जितने अनुभव है, मैं उसके आगे कुछ नहीं बोल सकता। उन्होंने सारी बात 100% सत्य कही है कि अखिलेश मांगना कुछ नहीं चाहते, वो देना जानते हैं। वो 100 बार बोल चुके हैं, क्योंकि इतना प्रताड़ित किया जा चुका है, इतना प्रताड़ित किया जा चुका है विपक्ष के नेताओं को कि अब ये इमरजेंसी के हालात ये लोग खुद बोलने भी लगे हैं, खुल के बोलने लगे। बाकी जो हो रहा है, आप भी पत्रकार हैं, हम चारों लोग पत्रकार हैं, सुनील जी को मैं कई जगह पे सुन भी रहा था। जो अभी सब हो रहा है, इससे विपक्ष भी नहीं खुश है और जनता भी खुश नहीं है। तो इसको एक बदलाव हो पाता है, नहीं हो पाता है, एक अलग विषय है, लेकिन इंडिया का प्रयास जारी रहेगा कि सीटों को आपसी सहमति से जितनी जल्दी से जल्दी ये लोग आज फाइनल कर लेते हैं 2-3 महीने पहले, तो शायद इनके पास बहुत अच्छा एक समय रहेगा। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर समय से फाइनल करते हैं तो ज्यादा अच्छा संदेश जाएगा मतदाताओं के अंदर। नेहा जी, आपको क्या लगता है कि जैसे राहुल गांधी की बात करें कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी जो लगातार सक्रियता है दिन प्रतिदिन मतलब देखी जा सकती है, विभिन्न तरह के जो वर्ग हैं उनसे वह लगातार मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं,
और खास तौर से उनका जो टारगेट हम देखते हैं लोगों से मिलने का, जो एकदम अंतिम पंक्ति के व्यक्ति कहे जाते हैं, या ऐसे व्यक्ति हैं जो बढ़ई के पास के जाते हैं, कारपेंटर के पास जाते हैं, मोटर बाइक मैकेनिक के पास जाते हैं। तो ऐसे तमाम तरह की उनकी जो कवायद हैं, वह राहुल गांधी की जो सक्रियता है, तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो उसी बात को लेकर से मैंने मुकुल से पूछा था कि अखिलेश यादव की सक्रियता उत्तर प्रदेश के अंदर उतनी हम देख नहीं पा रहे हैं। उसके पीछे क्या मन स्थिति आप समझते हैं उनकी? क्या आपका लगता है कि क्या रणनीति अखिलेश यादव की इन सब चीजों को लेकर? जो राहुल गांधी की राजनीति है, ये राजनीति शायद कांग्रेस में भी कोई ऐसा नेता नहीं है जो लोगों से इस तरह से मिलकर उनकी समस्याएं सुनता हो, या फिर अलग-अलग जो भी पेशेवर हो, चाहे वो कूली हो, चाहे वो खेतों में काम करने वाले मजदूर हो। मैंने ऐसी कोई तस्वीर नहीं देखी कि कांग्रेस का कोई और दूसरा जो नेता है वो इस तरह की कोशिश कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ही है जो देश की जनता की समस्याओं को समझना चाहते हैं और उसका हल ढूंढने की शायद वो कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि वो अलग-अलग पेशेवर लोगों के पास जाते हैं, उनकी समस्याओं का ना सिर्फ ये सोचते हैं कि कई बार एक विदेशी जमीन पर भी वो एक ट्रक में सवारी कर रहे थे और वहां पर भी वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आप लोग इतना मुनाफा कमाते हैं, लेकिन इंडियन ट्रकर्स जो है वो मुनाफा क्यों नहीं कमा पाते। तो मुझे लगता है कि वो समाधान ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। जो शुरुआत उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से की है, वो भारत के लोगों की समस्याओं का समाधान ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। आज के वर्तमान भारत में प्रशांत जी, ऐसा कोई नेता नहीं है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो अ, कोई भी हो, मतलब नाम नहीं ले पा रही हूँ मैं कि मैं किसका नाम लूँ कि जिसको मैंने देखा है। चलिए, अगर आपको गोदी मीडिया कवरेज नहीं दे रहा है, लेकिन अभी भी जो प्रदेश स्तर के जो अखबार हैं या फिर जो चैनल्स हैं, वहां तो इन तमाम नेताओं की को कवरेज मिलती ही है। क्षेत्रीय चैनल्स में तो कवरेज मिलती ही है, लेकिन फिर भी आप नहीं देख पाते। कहीं ना कहीं जो एक राजनीति का जो स्तर था, वो बहुत ज्यादा निम्न उस पर पहुंचता जा रहा है। और एक उम्मीद की किरण के तौर पर राहुल गांधी ही नजर आते हैं। वो एक विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और रही बात जहां तक इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन में अभी भी सामूहिक एक चेतना की कमी नजर आती है प्रशांत जी। जैसे आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सामूहिक कोई भी विभिन्न मोर्चों पर अगर संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई तो अलग अलग दलों ने इसकी निंदा कर दी, लेकिन आपने एक दिन पहले ही पत्रकारों की गिरफ्तारी पर एक सामूहिक बयान जारी कर दिया। लेकिन आपने संजय सिंह की गिरफ्तारी पर एक सामूहिक बयान जारी क्यों नहीं किया? अब तो आपके पास समय नहीं है। अब आप सिर्फ और सिर्फ चार दीवारी के अंदर बातें करेंगे, रणनीति बनाएंगे, लेकिन जनता को इसका कुछ पता नहीं चलेगा। आपकी आक्रामकता नहीं दिख रही है। सबसे बड़ी बात है कि इंडिया गठबंधन की आक्रामकता ही नदारत है। और आक्रामकता क्या सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को दिखाने से ही ये चल जाएगा? फिर इंडिया गठबंधन के अस्तित्व का क्या फायदा? इंडिया गठबंधन के को साथ आगे बढ़ाने का क्या फायदा? तो ये कमी नजर आ रही है। अगर प्रधानमंत्री प्रभावित नहीं कर रहे हैं अलग, क्योंकि वो दिन में कई बार चैनल्स पे, मुझे लगता है आधे से ज्यादा वक्त तक तो वही चैनल्स पे नजर आते हैं, लेकिन उनके मुकाबले में जनता जिसको सुनना चाहती है, जिसको दिखना चाहती है, वो फील्ड में उतरेंगे तभी तो देख पाएंगे ना। तो राहुल गांधी तो क्योंकि थोड़ी बहुत कवरेज उनको मिल जा रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन के बाकी नेता कहाँ हैं? वो क्या कर रहे हैं? टीएमसी ने एक कोशिश की थी, महुआ मोइत्रा को जैसे घसीट के उठा के ले गई पुलिस, तो उसको स्पेस मिली ना। वैसे ही मैं उम्मीद करती हूँ कि बाकी भी जो नेता हैं प्रदर्शन करेंगे, आवाज उठाएंगे, तो शायद उनको भी जो कवरेज मिल जाएगी। लेकिन अंदर बैठकर रणनीति बनाने से ही काम नहीं चलेगा ना। अब तो सीधे सीधे लोकसभा चुनाव की बात हो रही है, और लोकसभा में तो आपको येन केन प्रकरण सारे जो है हथियार अपनाने होंगे। और जनता की जो भी समस्याएं हैं सिर्फ वीडियो बनाने से तो नहीं चली जाएंगी ना, बल्कि बार बार उनसे मिलने से, बल्कि सड़क पर दिखने से है। लोगों को लगेगा कि हाँ, ये जो है मेरी समस्या का समाधान लेकर आए हैं। अब सिर्फ समस्या के लिए बोलने की से नहीं चलेगा, बल्कि समस्या का समाधान आपके पास क्या है, इससे भी चलेगा। क्योंकि समय नहीं है अब ज्यादा बचा हुआ। तो अगली बैठक तो यही नहीं है कि 30 तारीख को, अगर 30 अगस्त और 1 सितंबर को, सोचे 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, इंडिया गठबंधन की अगली बैठक तक नहीं हो पाई है। क्योंकि इंडिया गठबंधन से अपेक्षा है, इंडिया गठबंधन को यूं ही जो है मजबूती नहीं मिल गई है, या फिर यूं ही, क्योंकि ये तो बिल्कुल एक असंभव सा गठबंधन था। लेकिन ये असंभव सा गठबंधन जब अस्तित्व में आया और मीटिंग दर मीटिंग जैसे ऐसे अपेक्षाएं लोगों, क्योंकि जनता की अपेक्षाएं है विपक्ष के नेताओं से,
तो जब वो एक मंच पर आते हैं तो लोग उनको देखना सुनना चाहते हैं कि आपकी रणनीति क्या है। आप महंगाई से, आप जो ओबीसी की प्रॉब्लम है या फिर ओल्ड पेंशन की जो प्रॉब्लम है, उसके लिए आपके पास समाधान क्या है? जनता सुनना चाहती है, इसलिए आपको मजबूती मिल रही है। लेकिन उस मजबूती का आप कितना लाभ उठा पा रहे हैं? जो भी चाहे एनसीपी की बात ले लीजिए, चाहे टीएमसी की बात ले लीजिए, या फिर आप दक्षिण भारत में चले जाइए, कहीं न कहीं अभी भी वो जो एक आक्रामकता या फिर जो एक सामूहिक चेतना जो है, वो जनता के बीच में वो स्पष्टता नहीं पहुँच पा रही है, जिससे मुझे लगता है कि बहुत तेज़ी से वक़्त जो फिसलता जा रहा है रेत की तरह। और अगर बीजेपी से मुकाबला करना है और ऐसे मुकाबला करना है तो फिर चिंता की बात है देश के लिए। जी। जी, जी, जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सामूहिक चेतना का जैसा आपने ज़िक्र किया, मैं उसी चीज़ को लेकर सुनील जी के पास आता हूँ। 2-3 विषय और जोड़ता हूँ सुनील जी से कि एक तो जैसे ओबीसी का मुद्दा। इस समय राहुल गांधी ने जिस तरह से जिस आक्रामकता अंदाज में ओबीसी का मुद्दा राष्ट्रीय पटल पर रखा है, उसने ओबीसी की राजनीति को एक प्रमुखता प्रदान कर दी है। और ऐसा लगता है कि ओबीसी एक जो संबंधित जो राजनीति है, वह देश की राजनीति को प्रभावित आने वाले समय में करेगी। एक तो इस विषय पे और साथ ही एक चर्चा ये है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर दलित संवाद के एक प्रोग्राम अपना शुरू कर रही है, दलित संवाद। दलितों संवाद की वह अपने कार्यक्रम को तैयार कर रही है और मल्लिकार्जुन खड़गे की कहीं न कहीं उसमें भूमिका भी वह उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह प्रदर्शित करेंगे कि दलित समाज का एक समर्थन मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में एकजुट हो। तो एक तो इन दोनों विषय पर साथ ही सामूहिक जो प्रयास है विपक्षी दलों का, उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? सुनील शुक्ला जी। आने वाले दिनों में जो ये ओबीसी का मुद्दा है, वो बहुत गंभीर होगा। गंभीर इसलिए होगा कि ओबीसी का ये जो सामने आया प्रकरण, यह सशक्तिकरण का मुद्दा है। यह केवल गिनती का मुद्दा नहीं है। पिछड़ों को ताकत देने की एक मुहिम का एक हिस्सा है। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जो लोग पिछड़े हुए हैं, सरकारें उनको कैसे आगे लावें, उनको भी समान अवसर प्राप्त हों, जो अवसर मिले उसका वो बेहतर उपयोग कर सकें, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, ये उसका अभियान है। और सशक्तिकरण का जो अभियान होता है, मेरा मानना यह है कि वो किसी भी भावात्मक मुद्दे से ज्यादा प्रभावशाली होता है और लोगों को आकर्षित करता है। बिहार की सरकार ने अपना जो सर्वेक्षण था उसके आंकड़े ला करके सबके सामने पूरे राजनीतिक विमर्श को बदल दिया। अब यह है कि पिछड़ों के साथ सरकारों का रवैया क्या होगा, उनके सशक्तिकरण के लिए आप क्या करेंगे। इसलिए आप ये याद कीजिए कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में कह रही है कि हम सत्ता में आएंगे तो उसका एक सर्वेक्षण कराएंगे और उसको हम जारी करेंगे। कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण, जो जाति सर्वेक्षण यूपीए सरकार ने किया था, उसके आंकड़े केंद्र सरकार सार्वजनिक करे, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। मेरा अपना ये मानना है कि जो यह ओबीसी का मसला है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के सामने एक तरह की राजनीतिक अनिर्णय की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि वह जातीय गणना की बात नहीं कर सकती। अगर वो जातीय गणना के पक्ष में खड़ी होगी तो उसका जो हिंदुत्व का एजेंडा है वो कमजोर पड़ता है, और वह हिंदुत्व के एजेंडे से अगर अपने आप को कमजोर करेगी तो फिर उसके साथ उसका बहुत बड़ा राजनीतिक जो धरातल है वो कम खिसकता चला जाएगा। वो उसके पक्ष में खड़ी नहीं हो सकती, और अगर विरोध में खड़ी होती है या समर्थन नहीं करती है तो एक बड़ा वर्ग जो पिछड़ा है वो इस पार्टी के खिलाफ खड़ा होता है। तो एक बड़ी बढ़त बनाया है इंडिया दल समूह ने, खासतौर से नीतीश कुमार ने। आने वाले दिनों में ये बड़ा मुद्दा बनेगा और बनता चला जा रहा है। ये इस बात को भारतीय जनता पार्टी भी महसूस कर रही है। इसीलिए अगर आप याद कीजिए तो बिहार के सर्वदलीय बैठक में भी भारतीय जनता पार्टी ने इस जाति सर्वेक्षण के प्रकाशन का विरोध नहीं किया, उसमें कमियां गिनाई कि इसका आर्थिक पक्ष नहीं है और तमाम तरह की इसमें कमियां हैं, लेकिन उसके खिलाफ नहीं बोली। वो उनके केंद्रीय नेता गिरिराज सिंह जरूर ये कह रहे हैं कि सरकार इस सर्वेक्षण के माध्यम से लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उस रिपोर्ट के खिलाफ या उस रिपोर्ट के प्रकाशन के खिलाफ नहीं जा पा रहे। यही स्थिति है कि अन्य राज्यों, प्रधानमंत्री जी भी लगातार ओबीसी के बारे में बात कर रहे हैं।
वो खुद बता रहे हैं कि हमारे कितने ओबीसी एमपी हैं, कितने ओबीसी एमएलए हैं और कितने मंत्री हैं और क्या-क्या है। अपने बारे में वो कई बार बता चुके हैं कि वो ओबीसी समुदाय से आते हैं। तो गोया कि ओबीसी एक बड़ा मुद्दा है देश की राजनीति में, और उस मुद्दे को इंडिया दल समूह ने आगे करके एक बड़ी राजनीतिक बढ़त बना ली है। और आने वाले चुनावों के दौरान, यहाँ तक कि इस विधानसभा के चुनाव के दौरान भी यह मुद्दा मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में ये आगे रहेगा। ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री स्वीकार कर चुके हैं कि हमने हेड काउंट करा लिए हैं कि किस पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं, और उनके अनुकूल हम अपनी नीतियां बना रहे हैं। तो ये इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक बैक फुट पे आ गई इस मुद्दे को लेकर के। अब जब आप इसकी बात करते हैं कि जो विपक्षी दलों के सामूहिक प्रयास, विपक्षी दलों को एक साथ रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है किसी भी राज्य में कोई एक राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी से अकेले लड़ने की स्थिति में नहीं है, चाहे वो सरकार में ही क्यों ना हो। अगर ये मेरा अपना मानना यह है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी सत्ता में है, लेकिन अगर वो टीएमसी चाहे कि बाकी लोगों को अलग कर दे, कांग्रेस को अलग करके अकेले बीजेपी से लड़ लेगी, तो मुझे लगता है कि ऐसा होगा नहीं। बड़ी ताकत है टीएमसी, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन आप मिलकर लड़ते हैं तो आपकी ताकत और बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि भले वामपंथियों को टीएमसी अपने साथ न ले पाए, और अगर नहीं लेती है तो मैं व्यक्तिगत तौर पे इसको राजनीतिक तौर पे गलत नहीं मानता, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि टीएमसी से नाराज मतदाता भी अगर वामपंथी मैदान में रहते हैं तो बीजेपी के पक्ष में जाने के बजाय वामपंथियों के साथ जा सकते हैं। तो विपक्ष माने गैर टीएमसी मतदाताओं की अकेली पार्टी बीजेपी नहीं हो पाएगी। हर राज्य में इसकी स्थिति यही है। तो मेरा अपना मानना है कि चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, जो ये महत्वपूर्ण जिले राज्य हैं, या महाराष्ट्र हो, किसी भी राज्य में विपक्षी दल अलग अलग बीजेपी को चुनौती देने की स्थिति में नहीं होंगे, और मिल करके लड़ेंगे तो बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती होगी। और आप अगर आप ये कहिए कि टीएमसी की तैयारियों को लेकर के, तो इंडिया दल समूह की तैयारियों को लेकर के, तो इंडिया दल समूह ने अपने तमाम उप समितियां बना रखी हैं, और उन उप समितियों की बैठकें लगातार चल रही हैं। ये हम मतलब ये हो सकता है कि हमको और आपको एहसास होता है कि और बड़े नेताओं की बैठकें भी लगातार चल रही हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक उनकी लगातार चल रही है। तो इंडिया दल समूह भी 2024 के चुनाव के मद्देनजर अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। यह जरूर है कि अभी चूंकि विधानसभाओं के चुनाव महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, इनके चुनाव महत्वपूर्ण है। इन चुनाव को लेकर के कांग्रेस की सक्रियता एक अलग दौर में है, और कांग्रेस वहां कोई रिस्क नहीं ले सकती है। तो इसलिए ये संभव है कि इन विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उस तरह की सक्रियता ना दिखाई पड़ती हो। लेकिन अभी हाल में शरद पवार की मुलाकात हुई कांग्रेस के नेताओं से, अन्य दलों के नेताओं से मुलाकात हुई। कांग्रेस ने हर मुद्दे पर अभी टीएमसी के नेताओं के धरने के साथ जो जिस तरह का बर्ताव किया केंद्र सरकार ने, उसको लेकर के उसकी उन्होंने आलोचना की। और सक्रियता है, कांग्रेस की सक्रियता तो कम दिख रही है, और अन्य दलों की भी सक्रियता दिख रही है। तो वो ये हम कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव जो इसी साल होने वाले हैं, उनके मद्देनजर कांग्रेस उधर अपने आप को कंसंट्रेट कर रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव के को ध्यान में रख करके भी जो राजनीतिक दलों की सक्रियता होनी चाहिए थी, वो उसमें कोई कमी नहीं है। मतलब उस हमारे आपकी अपेक्षा के अनुरूप भले न हो रहा हो, लेकिन वो निष्क्रिय है ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो मेरा अपना मानना यह है कि अगले लोकसभा चुनाव के लिहाज से ओबीसी का मामला, जातीय सर्वेक्षण का मुद्दा बहुत अति महत्वपूर्ण होगा, और यह एक बड़ी चुनौती विपक्ष ने बीजेपी के सामने रखी है। और उसका काट क्या होगा यह बीजेपी को अभी बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि इस माध्यम से विपक्ष ने हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर के भी एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत की है। और यह चुनौती मुझे लगता है कि एक बड़ी भूमिका अदा करेगी लोकसभा के चुनाव में। और मेरा अपना मानना यह है
कि जो भी सशक्तिकरण का अभियान होगा, सशक्तिकरण के नारे होंगे, सशक्तिकरण की राजनीतिक गतिविधियां होंगी, वह लोगों को ज्यादा आकर्षित करेंगी किसी भी अन्य मुद्दे की तुलना में। जी जी। और साथ ही मतलब जो दलित समुदाय को जो एड्रेस करने की बात है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे की जो भूमिका है उसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं कांग्रेस? यह दलितों को देखिए, मेरा अपना ये मानना है, उत्तर प्रदेश में खासतौर से या हिंदी बेल्ट में आज भी दलितों की सर्वमान्य नेता मायावती जी। मायावती उनके उनके खिलाफ खड़े होने लोग भी मायावती जी की आलोचना करने का साहस नहीं कर सकते, लेकिन मायावती जी की निष्क्रियता ने दलित समुदाय के बीच में यह एक तरह का खालीपन छोड़ा है कि वो कहाँ जाए। इसीलिए जो चंद्रशेखर रावण की गतिविधियां हैं खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वह उन्होंने बड़े पैमाने पर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया। खड़गे साहब की मौजूदगी में कांग्रेस ने भी इस दलित समुदाय में एक अच्छी खासी पैठ बनाई है और एक आकर्षण पैदा किया है लोगों को, क्योंकि खड़गे साहब का जो राजनीतिक व्यक्तित्व है वो किसी भी राजनीतिक नेता की तुलना में बहुत बड़ा है, जो उनके पास और गैर विवादास्पद नेता रहा है वो, और उनको एक गंभीर राजनेता के रूप में लिया जाता है, उनको माना जाता है। मेरा अपना मानना यह है कि मायावती जी की अगर इसी तरह से निष्क्रिय बनी रहेंगी तो उनका जो वोटर है वह उसके लिए कांग्रेस एक स्वाभाविक चॉइस हो सकती है। दलित समुदाय में एक बड़े पैमाने पर सिविल सोसाइटी डेवलप हो गई है। सिविल सोसाइटी लगातार बीजेपी के खिलाफ सक्रिय है दलित समुदाय में। उनको ये लग रहा है कि अगर बीजेपी की मजबूती होती रही तो जो उनका संवैधानिक संरक्षण है आरक्षण को लेकर के, वह उसका नुकसान होगा। बीजेपी की सरकार जिस तरीके से निजीकरण को प्रोत्साहित कर रही है, उससे उनको लग रहा है कि आरक्षण के जो उनके लाभ हैं वह कमतर होते चले जाएंगे। संविदा को प्रोत्साहित करना, आउटसोर्सिंग को प्रोत्साहित करना, निजीकरण को प्रोत्साहित करना, इन तमाम कारणों को वो अपने आरक्षण को लेकर के एक अलग तरह की चुनौती मानते हैं। तो जो सिविल सोसाइटी डेवलप हुई है दलित समुदाय में, वह समुदाय भी मायावती जी की स्थिति को कमजोर करेगा और कांग्रेस के पक्ष में और भाजपा के खिलाफ एक माहौल बनाएगा, जो दिख रहा है, जो घोसी के चुनाव में दिखाई पड़ा। इसका ताजा उदाहरण अभी घोसी है, जहां घोसी के चुनाव में कहा गया कि मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी के मतदाताओं से या समर्थकों से अपील किया था कि वह या तो वोट देने के लिए न जाए और जाए तो नोटा को वोट दें। नोटा का मत प्रतिशत क्या है आपके सामने है। और जो इंडिया दल समूह के उम्मीदवार की स्थिति है कि उसने पिछले चुनाव की तुलना में 20% अपना मत ज्यादा बढ़ाया है। यह बताता है कि आप अगर राजनीतिक रूप से आप निष्क्रिय रहेंगे तो आपके मतदाताओं के पास, आपके समर्थकों के पास यह विकल्प खुला रहेगा कि वो किसके साथ जाए। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे का नेतृत्व, दलित समुदाय में सक्रिय सिविल सोसाइटी और मायावती जी की निष्क्रियता कांग्रेस की स्थिति को या इंडिया दल समूह की स्थिति को मजबूत करेगी दलित समुदाय के बीच में। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो इस तरह से संदेश विपक्षी दलों के द्वारा दिया जा रहा है विभिन्न समुदाय के अंदर, उसने कांग्रेस की और विपक्षी दलों की स्थिति को बेहतर किया है पहले से। और इन्हीं बातों के साथ चर्चा को विराम भी देते हैं। और जिस तरह सुनील शुक्ला जी ने, मुकुल जी ने और नेहा जी ने पूरे विषय का सारभूत विश्लेषण किया है, मुझे विश्वास है कि हमारी चर्चा जरूर पसंद आएगी। और निश्चित रूप से विपक्षी दलों का जो गठबंधन इंडिया समूह बना है, वह सत्ता पक्ष को चुनौती देने के लिए बहुत मजबूत स्थिति में कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है और उसी से सत्ता पक्ष को बेचैनी भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को विराम देते हूँ। पुनः मैं आप सभी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुत ही विषय का बहुत सारभूत विश्लेषण किया। और मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही समाज निर्णय चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे समाज निर्णय अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन।